यूपीएससी में ऑल इंडिया 73वीं रैंक लाने वाले जोधपुर की बेटी कृष्णा जोशी हमारे साथ में हैं। मैम, टीवी 9 राजस्थान में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। सारे जोधपुर वासी, राजस्थान वासी, देश भर को आपकी बेटी से नमस्ते। इतनी बड़ी मेहनत इसके बाद में किस तरह का अनुभव है? अभी आप पास होके आए हैं, रैंक हासिल की है। जी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इससे मेरा सपना था, इतने सालों से देखा है, तो जब पूरा हो गया तो अब आज शब्द नहीं मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि और मैं चाहती थी, पिछले काफ़ी दिनों से टेंशन था इंटरव्यू होने के बाद कि क्या होगा, क्या होगा? फिर ये चाहती थी कि जब घर जाऊँ तो खुशी से जाऊँ और मतलब जितने विश्वास से मेरे मम्मी-पापा ने, भैया-भाभी ने भेजा है मुझे, उस विश्वास पे खरी उतरूँ और उनके साथ से, भगवान के आशीर्वाद से मैं उतर गई, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। पिता अधिवक्ता है, इस फ़ील्ड को छोड़कर आपने यूपीएससी करना क्यों उचित समझा? जी पिताजी ज़रूर मेरे अधिवक्ता हैं, लेकिन मैंने शुरुआत से ही यही सपना देखा था और मुझे लगता है कि मेरे में वो क्वालिटीज़ थी, जो एक प्रशासनिक अधिकारी में होनी चाहिए और ये मेरे पापा भी कहते थे कि यू हैव द क्वालिटीज़ कि तू प्रशासनिक अधिकारी बन सकती है। तो मैं प्रिविलेज्ड हूँ कि मेरे पापा ने मेरा जो सपना था, उसमें मुझे सपोर्ट किया और फुल सपोर्ट दिया, फुल एनकरेजमेंट दिया और उस वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच गई। शुरुआत से शुरू करते हैं, स्कूली शिक्षा कहाँ से रही आपकी और आपने क्या स्टडी की? 12th में आपके कौन से सब्जेक्ट थे? ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट थे? जी मेरी स्कूली शिक्षा सेंट पैट्रिक्स विद्या भवन स्कूल जोधपुर से हुई है। तब तक मैं जो 12th क्लास तक मैं सेम स्कूल में थी, जोधपुर में थी और उसके बाद मैंने लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स में बीए किया है और मैंने मई 2022 में अपना ग्रेजुएशन खत्म किया था और जून से मैंने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर दी थी और आज मैं अपने मुकाम तक पहुँच गई हूँ। यूपीएससी स्टूडेंट के हमेशा संशय में रहते हैं कि किस तरह का सब्जेक्ट उनको चयन करना चाहिए। उसके लिए क्या सलाह देंगे जो अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? जी, जो तैयारी कर रहे हैं वैसे तो ऐसे कहा जाता है कि आर्ट्स वाले सब्जेक्ट क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो लेना चाहिए। पर मैंने इसलिए ले लिया था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था उसमें। मुझे शुरुआत से इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था इसलिए लिया था। बट आई थिंक कि ये जो एग्ज़ाम है ये इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है सारे लोगों के लिए। मतलब हमने इतने सालों से देखा है इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कॉमर्स, सीए सब लोग टॉप कर रहे हैं इस एग्जाम को। तो मेरे ख्याल से ये एग्जाम इतना डायनामिक है कि आप किसी भी फील्ड से आए हैं, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर आप इस एग्जाम को समझ पा रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आप कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं, तो आप कोई भी फील्ड से हैं, आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमेशा से स्टूडेंट में ये एक बह रहा है कि हिंदी माध्यम से है या अंग्रेजी माध्यम से। क्या वास्तव में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को डरने की आवश्यकता है? क्या कुछ कहेंगे इसके ऊपर आप? आपने क्योंकि क्लोज़ली इसको देखा है, आपने मेहनत भी की है। जी, पर मैं ज़्यादा इस पे नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं शुरुआत से इंग्लिश मीडियम में हूँ, इंग्लिश ऑनर्स में मैंने बीए किया है, मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट भी बहुत पसंद है, तो इस वज़ह से ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी लेकिन मैंने ये देखा है लोगों को कि वे हिंदी माध्यम से भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुश्किलें तो आती है क्योंकि हिंदी मीडियम में साधन कम होते हैं, लोग भी कम हैं जो हिंदी मीडियम से आ रहे हैं, लेकिन हताश होने की ज़रूरत नहीं है, कई लोगों ने रॉक किया है हिंदी मीडियम लेके भी, तो मीडियम कोई भी हो, ऑप्शनल कोई भी हो, आप कोई भी बैकग्राउंड से आते हो वो मैटर नहीं करता। आप कितना अच्छे से इस एग्ज़ाम को समझते हैं, फिर उसको आप अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपका रिज़ल्ट कैसा है। देखिए लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। आपने 73वीं रैंक हासिल की है। किस तरह से शेड्यूलिंग की है, आपने पढ़ाई की है और टाइम टेबल क्या रहता था आपका? जी, ऐसे टाइम टेबल ऐसे फिक्स्ड नहीं था मतलब आप मैकेनिकली नहीं जी सकते हैं क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है, बहुत डिमांडिंग है, तो मैकेनिकली एक तरीके से हम नहीं जी सकते हैं, पर हाँ, मेरा ये था कि डिसिप्लिन पूरा था। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मेरे वो जो 15-16 महीने थे प्रिपरेशन, प्रीलिम्स, मेंस, एक दिन भी ऐसा नहीं था जब मैं सनराइज़ के बाद उठ रही हूँ। सनराइज़ से पहले उठती थी, टाइम पे सो जाती थी, जो 6 घंटे की नींद थी वो 6 घंटे की थी। तो ऐसा नहीं है कि कभी घूमने चले गए या ऐसा कुछ मैंने ऐसा नहीं किया मतलब आप अगर आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं तो आपकी इच्छा, बट मैं नहीं कर पा रही थी। मैंने अपने आप को उस ज़ोन में डाल लिया था कि अभी पढ़ना है, बस मम्मी-पापा से बात करनी है, पढ़ाई करनी है, अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो मैं वही कर रही थी और मेरे लिए वो काम कर गया। तो आई एम लकी एंड आई एम हैप्पी दैट आई कुड डू दैट। क्या आपको लगता है कि काम करते हुए पार्ट टाइम स्टडी करके भी इसको किया जा सकता है? साथ ही इसके साथ ये क्वेश्चन है कि क्वांटिटी स्टडी या क्वालिटी स्टडी दोनों को किस तरह से प्रेफ़रेंस करेंगे या बैलेंस करके करना पड़ेगा? देखिए, क्वांटिटी और क्वालिटी में क्वालिटी डेफिनिटली इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब क्वालिटी 2 घंटे ही पढ़े और हो गया, ऐसा तो नहीं होगा।
तो क्वांटिटी क्वालिटी दोनों को बैलेंस करना है, बहुत अच्छे से बैलेंस करना है कि मतलब जैसे मेरा तो था कि 7-8 घंटे सेल्फ स्टडी तो होनी ही चाहिए। वो मेरा मैंने बना लिया था, मैं स्टॉप वॉच यूज़ करती थी और ये मैंने मतलब प्रीवियस आईएएस डॉक्टर अपाला मिश्रा से उनके इंटरव्यू से सीखा था कि वो स्टॉप वॉच यूज़ करती हैं। तो मैंने भी थ्रू आउट अपनी जर्नी स्टॉप वॉच यूज़ किया है कि इतने घंटे हो गए और अगर पानी पीने के लिए भी ब्रेक ले रही हूँ तो उसको बंद करती थी या फ़ोन बज रहा है तो उसको बंद करती थी कि नहीं स्टॉप वॉच चल रहा है अभी। तो इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में हो और क्वालिटी में ये बताना चाहूँगी कि सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि किताब में लिखा हुआ है तो पढ़ लिया, उसको समझना है, उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, उसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, पहले क्या क्वेश्चन आया था। ये सारे एस्पेक्ट्स जब हम देख लेते हैं तो धीरे-धीरे उस प्रोसेस में हम इन ट्यून हो जाते हैं और धीरे-धीरे समझने लग जाते हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा, जो काम कर रहे हैं जैसे आपने पूछा था उन लोगों के लिए भी थोड़ा-सा टाइम, थोड़ा-सा पेशेंस, उसको समझ लेंगे आप एक बार तो फिर मुश्किल नहीं आएगी। स्टॉप वॉच की बात की आपने, बहुत लेंथी पेपर होता है, जी। तो क्या लिखने की प्रैक्टिस भी ज़रूरी है? किस तरह से लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए? जी, लिखने की प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आपने सब पढ़ लिया और पेपर फिर अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर मतलब हमारा पर्पस डिफीट हो जाता है। तो मैंने भी यही किया था। मैंने मतलब जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैंने 2-2 3-3 पेपर एक साथ एक दिन में लिखे हैं। और उस वजह मतलब जैसे उँगली में दर्द हो गया, अभी तक निशान भी है उसका। तो ये हो जाता है पर आपको बहुत कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है। मतलब पेपर तो मतलब मैंने भी जब पहला पेपर लिखा था ना फुल लेंथ तो 4 घंटे 10 मिनट में लिखा था। और उस दिन बाहर आने के बाद आँखों में इतने आँसू थे कि पता नहीं क्या हो गया। बट उसके बाद कंसिस्टेंटली मेहनत किया, मतलब मेरे भाई ने सबने कहा कि तू लिखती रहे, प्रैक्टिस करती रहे। सो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। सो आंसर राइटिंग का यही है, आप कंटेंट आप गेन करें पर इतनी प्रैक्टिस करें कि टाइम पे वो कंप्लीट हो जाए। तो मैंने भी 4 घंटे 10 मिनट से उसको 2 घंटे 55 मिनट पे लाने के लिए बहुत लिखा था। तो लिखने से हो जाता है। कितनी कॉपियाँ भर दी, कितनी नोटबुक हो गई? गिनती नहीं है उनकी, बहुत भरी थी। टेस्ट भी काफ़ी दिए थे, 17-18 टेस्ट दिए थे, खुद की रोज़ प्रैक्टिस की थी 4 स्टॉप वॉच लगा के 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। तो ऐसे करते-करते धीरे-धीरे टाइम कम होता गया, वैसे-वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि हाँ, पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 3.5 लग रहे हैं, अब 3:20, अब 3, अब 2:55। तो ऐसे धीरे-धीरे मतलब हर पूरी जर्नी में मैंने यही सीखा है कि परफेक्शन जो नहीं है ना, वो नहीं आता है, वो इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस होती है। सो जर्नी इज ऑफ इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, हमेशा छोटा-छोटा बेबी बेबी स्टेप लेके इवेंचुअली आपको लगेगा कि आपने बहुत लंबा रास्ता कवर कर लिया। सो दैट्स द सक्सेस मंत्र फॉर दिस। सब्जेक्ट क्या रहा था इसमें आपने और उसका चूज़ करने का क्या पर्पज़ रहा? जी, मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। पर्पज़ ये था कि मैंने ग्रेजुएशन में इसी सब्जेक्ट को ऑप्शनल लिया था, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगने लग गया और इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत डायनामिक है। तो मतलब जैसे रोज़ अखबार में कुछ नया आता है, कुछ इंटरेस्टिंग होता है, तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, तो इसलिए मैंने लिया था। लेंथी है बट डेफिनिटली अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो, तो इसलिए मैंने ये लिया था। और जीएस जो सिलेबस है ना, मतलब जनरल स्टडीज़ का, वो काफ़ी ओवरलैप करेगा पीएसआईआर से। इस वजह से भी एक रीज़न था कि मैंने ये लिया। कई बार स्टूडेंट असफल हो जाते हैं, उसके बाद में लगातार सब्जेक्ट चेंज करते रहते हैं वो। उनको क्या सलाह देना चाहिए? क्या उन्हें अपने सब्जेक्ट पे स्टिक रहना चाहिए या अपने रुचि के अनुसार सब्जेक्ट चेंज कर लेना चाहिए? क्या कहेंगे? इस पे मैं कहना चाहूँगी कि ये उनका डिसीज़न होना चाहिए। आप आराम से अच्छे से सोचिए कि कौन-सा सब्जेक्ट आपको सूट कर रहा है, किस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो आपको समझ में आ रहा है आप वो सब्जेक्ट लो। अगर आपको लग रहा है कि चेंज करने की ज़रूरत है तो आप चेंज कीजिए। मैं इस पे बहुत अच्छे से नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मेरे पास सिर्फ़ 2 साल की जर्नी है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो और एक ही सब्जेक्ट लिया था और उसी से कर लिया, तो इतना नहीं बता पाऊँगी। बट ये कहूँगी कि आप वो सब्जेक्ट लो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसको आप लंबे टाइम तक अच्छे से पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, बोर नहीं होगे जिससे, वो लेंगे तो आसानी रहेगी। इंटरव्यू की बारी आई जब, आपने किस तरह की तैयारी की? कितना समय मिला आपको इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए? और उसके लिए क्या-क्या किया आप? जी, इंटरव्यू की तैयारी के लिए लकीली मुझे बहुत टाइम मिला था। मैं लास्ट डे गई थी, 9 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था। तो आखिरी दिन इंटरव्यू था तो काफ़ी टाइम मिल गया था। मैं रोज़ 2 अखबार मिनिमम पढ़ रही थी। एक बा थोड़े टाइम के लिए इकोनॉमिक टाइम्स भी साथ में स्टार्ट किया था, क्योंकि लग रहा था कि इकोनॉमिक की न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है। तो और सारे एस्पेक्ट्स जो मतलब जीएस के सिलेबस हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट होता है, एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट होता है। डैफ को बहुत अच्छे से, मतलब डैफ में एक-एक लिखा हुआ वर्ड उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। मेरे नाम का क्या मतलब है, महाभारत की क्या स्टोरी है, तो वहाँ से लेके एंड तक हॉबी क्या है, क्या उसमें क्या सवाल आ सकता है। मॉक्स दिए थे, 8 मॉक दिए थे। अखबारों में से पढ़ के उनके नोट्स बनाए थे, उन नोट्स को रिवाइज़ किया था। तो इंटरव्यू के लिए भी मैंने बहुत प्रिपेयर किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मतलब हर स्टेज पे अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो इवेंचुअली फिर रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। नर्वसनेस कैसी थी जब इंटरव्यू में आप अंदर एंटर कर रहे थे? किस तरह से फ़ील किया आपने?
जी नर्वसनेस लकीली उस दिन ज़्यादा नहीं थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी और मेरे जो भाई है तो और घरवाले हैं उन्होंने भी कह के भेजा था कि एकदम नेचुरली जाना, तो मैं नेचुरली गई थी और इसी स्माइल के साथ गई थी और इसी स्माइल के साथ रूम से बाहर भी आई थी। नर्वसनेस तो थी क्योंकि इतना बड़ा दिन था, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था और मैंने चेयरमैन सर को भी बताया था कि आज मेरा ड्रीम डे है, तो मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। तो क्योंकि मॉक्स दे दिए थे, तैयारी भी अच्छे से की थी, तो ज़्यादा नर्वसनेस नहीं थी, अच्छा लग रहा था कि आज इस मुकाम तक पहुँच गई हूँ एटलीस्ट, तो उस वजह से कॉन्फिडेंस लेवल मैंने नीचे नहीं होने दिया। इंटरव्यू रूम में जब आप गए तो किस तरह का पैनल आपके सामने थे? कितने लोग थे? जी 5 लोगों का पैनल था और इंटरव्यू मेरा 31 मिनट के आसपास चला था और ज़्यादातर सवाल मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट करने वाले थे। डैट से थोड़े कम सवाल पूछे थे, ज़्यादातर पर्सनैलिटी से रिलेटेड या करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछे थे। एक जैसे राजस्थान से रिलेटेड सवाल पूछे थे, टूरिज्म पे, गोडावन पे, तो ये सवाल पूछे थे, इन पे मैं काफ़ी प्रिपेयर करके गई थी और वो कन्वर्सेशन की तरह इंटरव्यू था। मतलब मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उन लोगों ने बहुत ही कॉर्डियली बिहेव किया था और इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ कन्वर्सेशन करके और फिर अच्छे से आ पाई। अ, इंटरव्यू में खासकर ड्रेस कोड और उठने-बैठने का ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए भी आपने कुछ खास तैयारी की थी? खास तैयारी तो नहीं, मतलब ये मॉक में हम सीख जाते हैं क्योंकि जैसे मैंने 8 मॉक दिए, 8 बार उसी एक्सपीरियंस को रीलिव किया था। मतलब हर एग्ज़ाम के लेवल पे मैंने ये देखा है कि जैसे जीएस में भी अब आपको दिन में 2 पेपर पूरे-पूरे लिखने हैं, तो मैंने पहले ही ये प्रैक्टिस डाल ली थी। रोज़ 2-2 पेपर करके लिखना, तो वो हाथ की भी एक मेमोरी हो जाती है कि इतने घंटे लिखेगा, दिमाग की भी मेमोरी हो जाती है। वैसे ही मॉक भी होते हैं कि मॉक दे दिए 8, तो अब आदत हो गई थी कि ऐसे जाना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बिहेव करना है अ, और डायरेक्शन भी मिल गया था कि कैसे मतलब जैसे इनिशियली गलतियाँ कर रही थी मैं, तो वो गलतियाँ रिपीट नहीं की फिर वापस मेन इंटरव्यू में, तो हेल्प तो मिल जाती है और बाकी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम शार्प होना चाहिए, तो इंटरव्यू इज़ नाइस। सबसे मुश्किल क्वेश्चन कौन-सा था? सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कौन-सा था? और सबसे ईज़ी क्वेश्चन कौन-सा था? अब इतना तो मुझे बताना मुश्किल होगा बट सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मुझे जो अच्छा क्वेश्चन लगा था वो पहला था कि कृष्णा जी आप इतना जल्दी इस कुर्सी पे कैसे पहुंच गई, तो वो मुझे अच्छा लगा था और उसपे मैंने अपना अच्छे से बताया था कि ये वजह थी कि मैं फोकस थी, डिसिप्लिन थी और इस वजह से पहुंच गई और मैं बहुत खुश हूँ कि जल्दी पहुंच गई हूँ। और सबसे मुझे जो अच्छा लगा जो मैं उनको बताना चाह रही थी वो मैंने ये बताया था लास्ट में जब उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप क्या करेंगी, आप कुछ बताना चाहती हैं, तो मैंने ये बताया था कि अ, नाम है कृष्णा जोशी लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ इस देश की हर लड़की की और हर औरत की जो अपने ऑब्स्टेकल्स फेस कर रही हैं, जो अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रही हैं एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं उन सबके लिए फुल ऑनेस्टी के साथ एफर्ट्स करूंगी कि उनकी एजुकेशन, उनकी फ्रीडम, उनकी रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं आए। तो ये माइंडसेट आप प्लीज अगर वैसे चेंज आ रहा है पर मैं चाहती हूँ कि अमृतकाल जो है हमारा देश का इंडिया 2047 उसमें जब लड़कियां इंटरव्यू देने जाए तो रेशियो 6:1 नहीं हो, इक्वल हो। अ, आप सफल हो गई। जब आपने रिज़ल्ट देखा तो किस तरह की खुशी थी आप? मैं बहुत खुश थी पर मैं दोस्तों के साथ जैसे वहाँ देखने गई थी, कुछ लोग सफल नहीं हुए थे, कुछ लोग हुए थे। तो मैं काम कंपोज़ थी, खुश तो थी मन में घर वालों से बात भी कर रही थी, पर उन लोगों का मनोबल भी बढ़ा रही थी क्योंकि प्रिपरेशन में सब साथ थे, फिर हमारे रास्ते अलग-अलग हो जाते, पर मैंने वादा किया है कि मैं उनका पूरा साथ दूँगी, मेरे से जितनी हेल्प हो सकती है, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं अपना फ्लोर ओपन कर रही हूँ। जब कोई भी अपॉर्च्युनिटी है, कोई भी तरीका है जिससे मैं हेल्प कर सकती हूँ, मैं हेल्प करूँगी। ये पक्का मेरा वादा है। अ, प्रथम अटेम्प्ट में आपने पास कर लिया। अगर आप फेल हो जाती, तो आप किस तरह का आपका अगला एक्शन क्या होता? उसके लिए भी कुछ तैयारी कर रखी थी, सेकंड माइंड बना रखा था? जी, बिल्कुल बना रखा था। मैं हमेशा ये मान के चलती हूँ कि कुछ भी हो सकता है। सो बी होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सो मैंने किया था अपने नोट्स अपने सॉर्ट करके रख लिए थे, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, किताबें जमा ली थी वापस अच्छे से कि अगर रैंक गड़बड़ हुई या पास नहीं हुए तो वापस अगले दिन 1 दिन तो बुरा लगेगा, लेकिन वापस अगले दिन उसी जोश के साथ बैठना है और अगले अटेम्प्ट में इस बार जो गलतियाँ हुई हैं, वो रिपीट नहीं करनी है। प्रशासनिक सेवा में आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी अब? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता तो एजुकेशन रहेगी बिकॉज़ मैंने भी अपनी लाइफ में रियलाइज़ किया है कि इतने साल अगर कोई एक चीज़ है जो कंसिस्टेंटली जिसने मुझे बेनिफिट दिया और आज जो भी रिस्पेक्ट, जो प्यार मिल रहा है, अगर वो किसी चीज़ की वज़ह से मिल रहा है, तो वो मेरी है पढ़ाई। इसके अलावा मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट था नहीं। मेरी हॉबी भी यही है, मेरा इंटरेस्ट भी यही है। तो आई थिंक मेरा ये एम रहेगा कि एजुकेशन हर हर बच्चे तक पहुँचे
और क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे और पर्टिकुलरली गर्ल्स तक तो पहुँचे ही पहुँचे बिकॉज़ वो जो रेशियो की बात मैंने कही है, वो मेरा भी आपसे निवेदन है कि आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा कि वो रेशियो इक्वल हो और हम साथ मिलके भारत को 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बना दें। ये थी हमारे साथ में कृष्णा जोशी। हो सकता है किसी इंटरव्यू के बाद में जो भी इस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कृष्णा जोशी की तैयारी को लेकर आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले और कुछ मदद मिले। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।